जय हिंद साथियों। आज 15 अगस्त 2025 है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, 15 अगस्त 1947। आज पूरे 78 वर्ष हो गए हैं हमारा देश आज़ाद हुए को, और आज हमने 79वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस मनाना ही एक स्वतंत्रता नहीं है, जो हमारे अंदर जो एक गुलामी का कीड़ा है ना, उसको बाहर निकाल के फेंकना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उन्होंने हर चीज का उल्लेख किया है, अपने अधिकारों का उल्लेख किया है। उसके अंदर शिक्षा का उन्होंने जिक्र किया है, आम आदमी का, पीड़ित का, शोषित का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, सभी वर्गों का संविधान के अंदर जिक्र हुआ है। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि अपने अधिकारों का कहीं अगर उल्लंघन हो रहा है और उसके खिलाफ अपन आवाज नहीं उठा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो समझ लो आप गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए हो। देश आजाद हुआ, हम सबको गर्व महसूस होता है। हर हिंदुस्तानी को उन जो देश आजाद कराने के लिए जितने हमारे देश के अलग अलग कोने से महावीरों ने, क्रांतिकारियों ने, देश के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, उसका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे हुए, मंगल पांडे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने इस देश के लिए मर मिटे और देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जो कर कमलों से जो एक संविधान लिखा, उसके अंदर वो क्या क्या बातें नहीं छोड़ के गए, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियों सदियों तक वो एक आम आदमी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, हम उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें, मान लीजिए कि आप शायद कुछ भी काम कर रहे हो, प्राइवेट काम कर रहे हो, आप शायद मतलब निम्न कोटि की श्रेणी में आते हो, मध्यम कोटि की श्रेणी में आते हो, उच्च कोटि की श्रेणी में आते हो, आपका अधिकारों के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। आप बोलो, आप कदम बढ़ाओ, आप लिखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो देश आजाद हुआ है, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे, आप हर कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं, मैं किसी भी कैटेगरी को पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो मानसिकता से गुलाम है। और जो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों जैसे तानाशाही लोग भी यहाँ पे हैं, जिन लोगों ने पावर, सत्ता और पैसे के बलबूते पर आम आदमी को परेशान करके रखा है। हकीकत में उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं का जिक्र किया जाता है, बोला जाता है ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो सुविधाएं पता नहीं जहाँ से निकलती है, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक आने में कितने भागों में बट जाती है, ये आप सबको पता है। समझ गए? और जो शिक्षा है, जो हर आम आदमी के लिए, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, हर आदमी के लिए ये शिक्षा जरूरी है और मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी है। शिक्षा के मंदिर टूटे हुए पड़े हैं, जर्जर हालातों के अंदर पड़े हैं, और भगवान के मंदिरों में सोना जड़ा जाता है, ये भी गलत है।
भगवान ने ऐसा किस ग्रंथ के अंदर लिखा है, किस पुराण के अंदर लिखा है कि धरती पे अगर विनाश हो जाए, आम आदमी अनपढ़ रह जाए, वो 2 टाइम का खाना बना के न खा पाए, और आप मेरी सजावट सोने से करना? नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा। और किसी भी बुक किताब के अंदर, किसी भी ग्रंथ, महाभारत का हो, चाहे गीता का हो, चाहे किसी भी का हो, संत बंधु किसी के अंदर भी ये लिखा हुआ नहीं है। रही बात शिक्षा बिक गई, चिकित्सा बिक गई। चिकित्सा के नाम पे इतना मतलब भ्रष्टाचार, ये ठगबड़ा हो रहा है। मैं इस वीडियो, अगर मेरा वीडियो कोई देख ले, मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जितनी भी दवाएं आती है, चाहे टैबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे सिरप हो, उसके ऊपर जो इस चिकित्सा विभाग की जो साइट है, उस साइट के द्वारा उसके ऊपर स्कैनर, जो QR कोड का एक स्कैनर लगाओ, जिसके द्वारा हर आम आदमी उस टैबलेट की कीमत पता कर सके। क्योंकि यह 5 रुपए की जो कीमत की टैबलेट होती है, उसके 50 रुपए लेते हैं। और चिकित्सा के अंदर भ्रष्टाचार कहाँ है? और भ्रष्टाचार यहाँ है कि हर सरकारी जो अस्पताल है, जो PSU है, बड़े बड़े जिला स्तर पर और संभागीय स्तर पर जो भी अस्पताल है, उन अस्पतालों के अंदर व्यवस्था भी है, डॉक्टर भी बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की मानसिकताएं ऐसी सेट हो चुकी है कि कोई भी मरीज आएगा, बस 1-2 गोली लिखेगा, पूरा ट्रीटमेंट, उसकी जांच भी नहीं करेगा। बोलेगा कि मेरे को बुखार आ रहा है, चल ठीक है, ये 2 गोली, ये गैस वाली 3-4 गोली फिक्स है उनके पास, ना उसका टेस्ट करवाएगा, नहीं बात। अगर टेस्ट करा देगा भी तो बोलेगा 2 बजे कि ये नंबर है, अपने सेल ठोक देगा, इस पते पे आके अपनी जांच करवा देना। और भाई साहब, मैं खुद गया हूँ कई बार, भैया मैंने सोचा ठीक है, जांच करवा दी अपने सरकारी अस्पताल के अंदर, डॉक्टर साहब के घर चलते हैं, वहाँ पे अपने को दवाई लिख देंगे। लेकिन वहाँ पे उस डॉक्टर के जो क्लिनिक रूम होता है, उसके आगे 2-2 चौकीदार बैठे रहते हैं, जो बोलते हैं हाँ भाई अंदर नहीं जाना है, पर्ची लाओ, यहाँ साहब के घर की पर्ची कटाओ, 300 रुपये फीस लगेगी। अरे भाई, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये हॉस्पिटल की पर्ची है, सर ने दवाई लिखी है, ये उन्होंने बोला घर पे आके दिखा देना, कि नहीं, अंदर तक घुसने नहीं देते। ये सरकारी सिस्टम के डॉक्टर है, जो उनकी ड्यूटी माना कि 3 बजे तक रहती है, तो 1 बजे वो भाग जाते हैं। और वो पानी पेशाब के नाम पे 1 घंटे में से आधा घंटा अपने क्लिनिक पे देते हैं और आधा घंटा अपने जो सरकारी अस्पताल होता है वहां पे। और किसी की भी समस्या बराबर नहीं सुनते हैं। हर मतलब कोई मरीज है, हाँ भाई बोलो, ये दवाई, ये दवाई, ये जांच करवा के लाओ, वो घूमता रहेगा जांचों के पीछे। भाई तुम लोगों ने डिग्री प्राप्त की है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े आपने मतलब हर चीज का रिसर्च करके ये डिग्रियां प्राप्त की है, तो इतना तो अनुभव होगा ना कि मतलब आप उसकी बढ़िया दवा तो दे सकते हो ना, कि ये उसको भाई किस उसका क्या है, कौन सी बीमारी है। कभी वो स्टेथोस्कोप आजकल डॉक्टर लगाते ही नहीं है, कभी नहीं लगाते हैं, उसकी आंख चेक कर नहीं करते हैं, सीधा बोल दिया कि सर मेरे को बुखार आ रहा है, ले लिख 2 दवाई ले दी, एक गैस वाली गोली, एक दर्द वाली गोली, और ये जांच करवा ले और वहां पे आ जाना। ये चिकित्सा है। बहुत भ्रष्टाचार हो गया भाई। आम आदमी, सरकारी जो डॉक्टर है वो लाखों लोग तनख्वाह लेते हैं, लेकिन नहीं ले तनख्वाह, कोई काम का नहीं है। मतलब ये चिकित्सा है भाई। और बड़े बड़े आम आदमी, फिर गरीब आदमी क्या करेगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाता है। सरकारी जो अस्पताल है उसके अंदर कोई नहीं सुन रहा है, फिर वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाता है, फिर उसको 5 रुपए वाली गोली 50 रुपए में दी जाती है, लूटा जाता है, उसको पूरी तरीके से लूटा जाता है। समझ लो आप अंदर गए तो आप हजारों रुपए दिए, तो बिना दिए तो बाहर आ ही नहीं सकते अस्पताल से। कोई बीमारी नहीं है फिर भी वो पानी के ग्लूकोज चढ़ाएगा। नॉर्मल बीमारी है तो भी वो बीमार कर देता भाई। वहां पे आदमी, इतनी बड़ी बीमारी है, ये हो गया, कितने दिन लगा दिए, वो लगा दिए। ये प्राइवेट सिस्टम है चिकित्सा का। और मैं थोड़ा सा शिक्षा विभाग पे बात कर लेता हूँ। शिक्षा विभाग का क्या है,
शिक्षा और चिकित्सा दो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपकी मूलभूत आवश्यकताएं तो है ही, लेकिन उसके बाद में ये दो चीजें अनिवार्य है ना। चिकित्सा आदमी को जागरूक करने के लिए अपना जो है उसके लिए, और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा जरूरी है। अब मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा के अंदर क्या है मेन कि आप देख लेना, सरकारी स्कूलों की तुलना में अब प्राइवेट स्कूलें दुगनी हो गई। हर गली के अंदर आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएगी। उसके बावजूद वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास हो गई, नर्सरी क्लास, यूकेजी, एलकेजी क्लासेज हो गई, हर प्राइवेट स्कूल की हर कक्षा की आपको स्कूल की किताब अलग मिलेगी। क्यों भाई? क्यों? शिक्षा एक ही है ना। उस किताब में लिखा हुआ है तो दूसरी वाली किताब के अंदर अलग से लिखा जाएगा। उसकी हैंडराइटिंग अलग है क्या? नहीं, फिर भी अलग रहेगी। जो एनसीईआरटी जो सरकार की एजेंसी है, वो जो उसका सिलेबस देती है, सिलेबस फिक्स करती है, उस सिलेबस की किताब हर स्कूल तक क्यों नहीं पहुंचती? मान लीजिए किसी भाई बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में होगा, 4 महीने बाद में उस बच्चे का एडमिशन, मतलब मान लीजिए कोई सरकारी आदमी है, कोई जैसे धंधा करने वाला आदमी है, वो लोकेशन शिफ्ट कर देता है तो वो दूसरी क्लास में उस बच्चे का एडमिशन करवाएगा, दूसरी स्कूल में करवाएगा। तो वहां पे फिर किताबें अलग, फिर कपड़े अलग, फिर कॉपियां अलग। ऐसा क्यों? ये गलत सिस्टम है ना। और उसके बाद में भी 70-80 रुपए वाली किताब 400-500 रुपए में बिकती है। अब नर्सरी क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चा या फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे की 2-2 हजार की बुकें आती है, 2000 से 5000 तक। इतने रुपए की आप फर्स्ट क्लास के बच्चे की 2000 से 5000 तक की अगर बुक आती है, 3000 के अंदर तो आईएएस की बुक आ जाती है। क्या पढ़ाते हैं ऐसा फर्स्ट क्लास के अंदर? क्या कौन सा ऐसा पेपर है? क्या ऐसा सिलेबस है? मतलब इतना लूटा जाता है, इतना लूटा जाता है शिक्षा वालों ने। और हर गली गली के अंदर कोचिंग संस्थान खोल दिए। ना आता पता है, ना रजिस्ट्रेशन का पता है, ना कोई बात है। बस घिसो उसको, बस बंद रखो, घिसते रहो। भाई पढ़ने वालों, तुम भी अगर ये मेरा ये बात सुन रहे हो तो आप इधर से उधर, इधर से उधर, इस गली से उस गली में, आपको कोचिंगों में इतनी हर जगह जगह कोचिंगों में भागने की जरूरत नहीं है। आप डिसाइड कर लो एक चीज को कि ठीक है यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, आपका उसका बैकग्राउंड खंगालो, एडमिशन ले लो। उसके बाद में मेहनत करो। आपको सब्जेक्ट समझने की जरूरत है, कोचिंग को समझने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट समझो। आपको सब्जेक्ट 5 दिन में समझ में आ गया, फिर वहां आके क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ठीक है, फिर वो अलग मुद्दा है भाई। कोचिंग है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सरकार की गाइडलाइन के अंदर सब कुछ करते हैं तो अच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन भ्रमित किया ज्यादा जा रहा है ना। इससे बेटर ये है, मेरा ये सुझाव है, सबसे बेटर ये चीज है कि सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाओ और उसके अंदर शिक्षकों को चुन चुन के अच्छा लगाओ और उसके ऊपर निगरानी रखो। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक बच्चा अगर अच्छी शिक्षा ले लेगा, उसको किसी के संस्थान के अंदर, क्लासेस के अंदर कोचिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो हर बच्चा उस सब्जेक्ट को पकड़ लेगा। आगे भाई 12वीं के बाद में वही सब्जेक्ट आते हैं। सही आप नीट की तैयारी करो, सही आप जेईई की तैयारी करो, सही आप आईएएस की, आरएस की, या किसी की भी, जो आपका सब्जेक्ट है वही तो आगे आएगा। 12th के अलावा यहाँ से आपका क्या सिलेबस है? कोई सिलेबस ही नहीं है। नॉर्मल चीजें आती है तो वो तो पढ़ा लिखा आदमी उसको ऑब्जर्व कैचअप कर सकता है ना, कर सकता है। मेरा हिसाब से मेंटली, फिजिकली, शैक्षणिक सब तरह से अगर फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक बच्चा परिपूर्ण स्ट्रांग स्थिति में रहा तो उसको किसी क्लासेस के अंदर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें मेरे को बहुत खराब लगती है। जब ये आजादी, हम लोग देश से प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसके अंदर कोई शक नहीं। हम हर जगह सत्य बोलते हैं और सत्य के साथ खड़े मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें दुख सहना खुद को पड़े, लेकिन हम कभी झूठ का साथ नहीं देते, हमेशा सत्य को ही साथ देंगे। लेकिन
ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आए ना, तो समझ लो कि हम आजादी की तरफ कहाँ जा रहे हैं। मेरे पास और एक एग्जांपल देता हूँ कि आज हम जमीन के इतने से टुकड़े के लिए अपने भाई को काटते हैं कि कौन सी आजादी में जी रहे हो भाई, कौन सी आजादी में जी रहे हो। किसी की बहन बेटी का अत्याचार करते हो, उसको मतलब गलत भावनाओं से देखते हो, ये कौन सा स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता नहीं है ना। ये स्वतंत्रता का विषय आप भटक रहे हो। जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो बढ़िया बढ़िया तिरंगा लगाते हो, बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाते हो, सोच समझ के काम नहीं करते हो। इसका मतलब यही है, समझ गए। बहुत दुख होता है ऐसी सब चीजें मैं देखता हूँ तो, समझ गए। तो स्वतंत्रता जिन लोगों ने, हम लोग जिंदा नहीं थे, हम लोग की किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी से बुजुर्गों से सुनते हैं कि पहले के क्या हालात थे, कैसे अपना देश आजाद हुआ, कैसे लोग लड़े। उन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे आजाद हुए। क्या हम जो अभी सोच रहे हैं, हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता से हम आजाद हुए? नहीं, कभी नहीं होते। इसके अंदर अगर शायद निम्न श्रेणी का है, शायद सत्ताधारी है, सब है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। फिर भी हम सोशल मीडिया पे इस वीडियो को चढ़ाएंगे। कभी कोई पूछेगा ना, हर चीज दिखाएंगे कि हम बोलने का जिगरा रखते हैं, हर चीज को सामने लाने का जिगरा रखते हैं, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। सुनने वाले इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, किसी से करवाते नहीं हो, समझ गए। एक आदमी से कुछ नहीं होता। मेरे जैसे और भी मतलब देश प्रेमी हैं, देश सेवक हैं, समझ गए। जय हिंद, राम राम।